करेंगे। ये 5 टॉपिक्स हैं। फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉय वेव्स एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये कहानी है, इसमें कोई स्पेशल डेरिवेशन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो आपको याद दिला दूंगा इसी बहाने। आइए पहली बात हम लोग करते हैं कि फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी कैसे हुई। देखिए, जो एक्सपेरिमेंट किया गया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो आपने पढ़ा होगा। उसमें पहली जो पॉइंट आता है कि वहां पर ये देखा गया कि इंटेंसिटी हम कितनी भी बढ़ा दें, जब हम लोग किसी प्लेट पर फोटोइलेक्ट्रिक जो मेटल था उसकी प्लेट पर हम लोग जब फॉल करा रहे थे लाइट, तो कितनी भी हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जाएं, यहां से जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो रहा था, इजेक्शन था, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ पा रही थी। ये क्लासिकल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि क्लासिकल वेव थ्योरी क्या बोलती है कि अगर हम किसी का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। जब एनर्जी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इसको ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, तो जो इजेक्शन होगा वो ज्यादा एनर्जी से होना चाहिए। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, जो कि एक्सपेरिमेंटली नहीं हो रहा था। अब एक्सपेरिमेंटली जो हो रहा है वो तो सच है। एक्सप्लेनेशन में वेव थ्योरी की जो धारणा थी कि इंटेंसिटी को बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ जाएगी, इस लॉजिक के तहत काम नहीं बन पाया। तो ये पहला केस था जहां पर इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं पा रही थी। क्या बढ़ाने पे बढ़ रही थी? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ रही थी, आपको याद होगा। तो खैर, आगे की बातचीत पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। अब आपने ये भी देखा था कि इस पे जो फ्रीक्वेंसी आप डालते थे, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं, उसकी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ रही थी। इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लें अगर आप म्यू नॉट जो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लें, तो कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दें, आप कुछ भी कर लें, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए मना कर देते, नहीं होते इजेक्शन। तो ये भी समझ में नहीं आई बात कि भाई जब हमारा इंटेंसिटी बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ता है तो बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, और आज नहीं तो थोड़ी देर बाद निकलना ही चाहिए उसको बाहर। लेकिन इसमें आज नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, बहुत देर बाद भी नहीं निकला। तो ये भी समझ में नहीं आया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, क्योंकि वेव थ्योरी जो क्लासिकल मॉडल था वो यही बोल रहा था कि भाई इंटेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन, भाई इंटेंसिटी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी। तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि वो फुदक के बाहर आना चाहिए, क्योंकि बराबर उसको एनर्जी तो मिल ही रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ द फिनोमिना। अब यहां पे क्या था कि जैसे ही लाइट पड़ती थी, फटाक से इलेक्ट्रॉन निकल जाता था जिसको निकलना होता था। तो ये वेव थ्योरी के हिसाब से बनी नहीं बात, क्योंकि वेव थ्योरी में जब लाइट पड़ती है तो सारी सरफेस पे समान रूप से पड़ती है। तो सारी सरफेस पे जब समान रूप से पड़ती है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब होने में और इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में कोई टाइम लैग होना चाहिए था। भाई समय, टाइम लैग का मतलब समय कुछ लगना चाहिए था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकले तो समझ में आता है। यहां ऐसा हुआ नहीं। तो ये 3 बहुत स्पेशल मुद्दे खड़े हो गए जहां पर हम लोग या साइंटिस्ट क्लासिकल वेव थ्योरी से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस बात को संभाला जाके 1905 में आइंस्टाइन साहब ने, उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी, फिर उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के माध्यम से पूरी बात को एक्सप्लेन किया। देखिए क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की उन्होंने। 1905 में उन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स बताए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी के, फिर वो रूल भी बताए, वो भी देखेंगे। उन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था अपने आइंस्टाइन साहब को, मेरे ख्याल 1920-21 में, इसी बात के लिए। उन्होंने कहा आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में कहा कि इससे हम एक्सप्लेन करते हैं, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। तो जिस थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं वो उन्होंने बताई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू विच ए लाइट रेडिएशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स। उन्होंने कहा कि जो लाइट चलती है वो पैकेट्स में चलती है, बंडल्स में चलती है, डिस्क्रीट फोटोन के फॉर्म में चलती है, वेव फॉर्म में नहीं मान रहे हैं, यहां पर पार्टिकल फॉर्म में मान रहे हैं। चलती है
उस पैकेट को, उस डिस्क्रीट फोटोन को जो एनर्जी कैरी करता है वो फोटोन h न्यू एनर्जी कैरी करता है। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, वो कैरी करता है। उसके बाद देखिए उन्होंने जो मेन फीचर बताए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स। बहुत ध्यान देने योग्य बात है, वेव थ्योरी छोड़ के उन्होंने कहा कि ये जो रिजल्ट है, ये जो फिनोमिना है, ये दो पार्टिकल के इंटरेक्शन से हो रहा है। एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और दूसरा टक्कर मारने वाला फोटोन, दोनों ही पार्टिकल इन नेचर के हैं। वन ए फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द अदर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सेंसिटिव मेटल्स। समझ गए होंगे, फोटोन जो पड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, दोनों पार्टिकल नेचर। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्ड विद इन द मेटल। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल के अंदर बॉन्ड होते हैं। ये अगर मेटल है, यहां पर सपोज करिए इलेक्ट्रॉन है, तो ये बाउंड होते हैं ड्यू टू रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऑन द सरफेस। यहां पर कई इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे होंगे, इससे बाउंड होते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन W नॉट ऑफ द मेटल। अब उन्होंने कहा इसको इस चीज से लिबरेट करने के लिए, आजाद करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन यहां आए और आने के बाद बाहर निकले, तो इसको जो एनर्जी यहां पे चाहिए वो W नॉट होगी, जिसे वर्क फंक्शन बोला जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, क्योंकि वो एनर्जी कहां खर्चा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने तक लाने के लिए। W नॉट एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा विथ नो काइनेटिक एनर्जी, और W नॉट से ज्यादा दोगे तो W नॉट चली जाएगी उसको बाहर तक लाने में, और एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी काइनेटिक के फॉर्म में। खैर, बात आप समझ पाए होंगे। तीसरा उन्होंने क्या बताया, ईच फोटोन इंटरैक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन, यानी जो टक्कर मारेगा फोटोन, वो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को चक्कर मारेगा। ये आइंस्टाइन साहब बता रहे हैं। द एनर्जी h न्यू ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स इज यूज्ड अप इन टू पार्ट्स। अब ये जो फोटोन है जिसके पास h न्यू एनर्जी है, वो टक्कर मारा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को ये जो h न्यू एनर्जी उसने पास की, जो एब्जॉर्ब की इलेक्ट्रॉन ने, उसके दो हिस्से किए उसने, इलेक्ट्रॉन ने। एक हिस्सा वो जो इसको सरफेस तक यानी लिबरेट करने के काम में आया, जिस फोर्सेस से बना था उसको लिबरेट करने के काम में आया, और बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो दो पार्ट हो गए इसके। A part of the energy of the photon is used to liberating the electron from the metal surface, लिबरेशन के लिए, और एक्स्ट्रा जो एनर्जी रही जो कि इक्वल होगी W नॉट के, और दूसरी क्या रही, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इंपार्ट कर दी जाएगी। बहुत ही शानदार थ्योरी। उसके बाद चौथा पॉइंट उन्होंने दिया कि बहुत कम फोटॉन्स, करीबन 1% से भी कम फोटॉन हुज एनर्जीज आर ग्रेटर देन W नॉट, मतलब जो फोटॉन टक्कर मारते हैं उनमें से 100 में से एक फोटोन ऐसा रहता है जिसकी एनर्जी W नॉट से ज्यादा होती है। अगर W नॉट से वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होगी तो W नॉट तो दे देगा, एब्जॉर्ब जो कर रहा है इलेक्ट्रॉन लिबरेट होने में, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिली उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके चल पड़ेगा। ये काम होता है कितने में, बहुत कम में, 1% से भी कम में। इसलिए जो ये लिखा हुआ है इसको ऐसे समझ लिया जाए कि h न्यू एनर्जी पास की फोटोन ने, अब जो इलेक्ट्रॉन था उसको लिबरेट होने में W नॉट लगी, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी लगी हाफ mv मैक्स स्क्वायर। ये इसका एक इक्वेशन बन जाता है, और ये जो इक्वेशन लिखा है, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। यही ये इक्वेशन हमारी कहलाती है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, और ये एग्जाम में बहुत पूछी जाने वाला सवाल है कि राइट डाउन द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। तो ये सवाल हर दूसरे साल आपको मिलता रहेगा, दूसरे तीसरे साल। तो इसको आप पकड़ लीजिए, ये जो मैंने बताया है। अब यहां पर हाफ mv मैक्स स्क्वायर करोगे तो h न्यू माइनस W नॉट लिख दोगे। ठीक है साहब। If the incident photon is of threshold frequency nu naught, then its energy h nu naught is just sufficient to free the electron from the metal surface। अब यहां पर ये जो वर्क फंक्शन है कि बराबर अगर एनर्जी दे दी जा रही है और फोटोन
क्या फॉल किया, एच न्यू नॉट के बराबर। तो डब्ल्यू नॉट को एच न्यू नॉट भी लिखा जा सकता है। इस डब्ल्यू नॉट को देखिए यहां पर एच न्यू नॉट लिख दिया गया और ये इक्वेशन बन गई। कोई स्पेशल इक्वेशन नहीं है, आप पहचानते हैं, जानते हैं, बस उसको सही तरीके से कोऑर्डिनेशन में ले आना चाहिए आपको, ये इक्वेशन हो जाती है। अब ये जो उन्होंने बताई, ये मेन फीचर बताए। अब एक एक करके जो एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना था, एक्सपेरिमेंटल डाटा था, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन था, उसको वो एक्सप्लेन करते चले गए ऑन दीज बेसिस। ये धारणाएं या ये जो लॉजिक की जो एनालिसिस था उसके बेसिस पे। चलिए बात शुरू करते हैं। पहली चीज उन्होंने बताई कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होने वाला है। तो उन्होंने बताया कि इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मींस इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस। उन्होंने कहा अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो पहले अगर 4 फोटॉन टक्कर मार रहे थे, यहां एक मुझे ये चलिए 4 फोटॉन टक्कर मार रहे थे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो 4 की जगह यहां टक्कर मारने वाले 8 फोटॉन हो जाएंगे जो आ रहे हैं यहां से। समझिए फोटॉन है जो टक्कर मार रहे हैं, तो पर यूनिट टाइम नंबर बढ़ जाएंगे फोटॉन के टक्कर मारने वाले जो फोटॉन्स हैं यहां पर। एज ईच फोटोन इजेक्ट्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, भाई एक फोटोन तो एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्शन देता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया। तो लिखा है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो द नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो ज्यादा नंबर में निकलेंगे, ज्यादा एनर्जी लेके नहीं निकलेंगे। पहले 5 निकल रहे थे तो अब 10 निकलेंगे। ये मत समझना कि उनकी एनर्जी बढ़ गई है ना, नंबर बढ़ गया, 5 के 10 निकलने लगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं वो बढ़ गए, करंट बढ़ गई कह सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो ये इफेक्ट पड़ा इन्होंने जो चीजें बताई, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही सक्षम है। ठीक है साहब। नंबर 2, एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उन्होंने कहा थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्या मतलब रहा। उन्होंने कहा कि हम जो इक्वेशन उन्होंने बना के डाली वो डाली क्या, ये इक्वेशन थी यहां पर देखिए, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, अभी जो हम लोगों ने देखी थी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब उन्होंने कहा जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी अगर हमारे न्यू नॉट से कम है, ये थ्रेशोल्ड वाली है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे कम है, तो ये क्वांटिटी एच न्यू नॉट, यहां पर देखिए एच कॉमन ले लीजिए, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 0, निगेटिव, क्योंकि ये न्यू छोटा है न्यू नॉट से। और अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो, निगेटिव कभी नहीं होती। ये कोई सेंस वाली बात नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ए मीनिंगलेस थिंग। तो ये चीज नहीं हो सकती, कोई फिजिकल मीनिंग नहीं रहा इसका। तो फोटो इलेक्ट्रिक की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, दिस हैज नो फिजिकल मीनिंग, तो ये पॉसिबल नहीं, इसलिए ऐसा होता नहीं। बात पकड़ में आई होगी कि यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या लॉजिक है वो उन्होंने बता डाला। आगे की बात देखते हैं बेटा, एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर जो इक्वेशन बना रखी थी, जो मैंने अभी लिखी भी थी, आप समझते भी हैं, ये इक्वेशन जो लिखी थी, एच कॉमन लो, न्यू माइनस न्यू नॉट लिख दो। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी यानी न्यू की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाओगे, ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, दिस विल इंक्रीज और दिस विल इंक्रीज, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो आप जैसे ही फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगेगी। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट पे दिख रहा था कि आप इंटेंसिटी बढ़ाते थे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी, वो इससे बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन होता जा रहा है। तो यही उन्होंने बताया कि मोर ओवर द इंक्रीज इन इंटेंसिटी इंक्रीजेज ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, increases only the number of incident photons, not the their energy. Hence maximum Ke is independent of the intensity. जो maximum kinetic energy है उसका intensity से कोई लेना देना नहीं है, frequency पे डिपेंडेंसी है। ये बात उन्होंने और बताई। नंबर 4 एक्सप्लेनेशन क्या किया, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग। उन्होंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। दो पार्टिकल के बीच की ये टक्कर है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन, इसलिए इंस्टेंटेनियस टक्कर है, इसमें कोई टाइम लैग नहीं होता, धड़ाम से निकलता है वो निकल जाता है, कोई वेव वाली बात नहीं है। इस तरह ये देखिए एक्सप्लेन कर ले जाते हैं पूरी बात। और ये आपके सामने एक्सप्लेनेशन ऑफ
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फोटोनिक थ्योरी एक्सप्लेन हो जाता है। यहां से क्या चीज दिखती है कि हमारी जो लाइट थी, जो डिफ्रैक्शन में, जो इंटरफ्रेंस में ये शो कर रही थी कि उसके पास वेव नेचर है, वो इस थ्योरी में कैसा नेचर शो कर रही है? पार्टिकल नेचर। लाइट कैसा नेचर शो कर रही है? पार्टिकल नेचर। तो लाइट एक तरफ शो करती है इंटरफ्रेंस, जो कि वेव नेचर का हिस्सा है। लाइट एक तरफ शो करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि पार्टिकल नेचर का हिस्सा है। तो लाइट के पास यानी वेव के पास डुअल नेचर है, वेव का भी नेचर है और पार्टिकल का भी नेचर है। तो ये डुअल नेचर किसका हो गया? रेडिएशन का। अब इसी तरह हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है क्या। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पे कुछ एग्जामिनेशन में कुछ ग्राफ और आप कभी कभी आ जाता है, उनको कैसे संभालेंगे? तो देखिए यहां पर जब भी आप फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ खींचेंगे, ये एग्जाम में आता है, उसे पता करने का भी आता है। तो यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, जिस पॉइंट पर काटती है वो मिलती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं यहां जिस पॉइंट पे काटेगी वो वैल्यू होती है -W0 अपॉन इलेक्ट्रॉन। कैसे होती है थोड़ा सा लॉजिक बता देते हैं, बाकी इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जिससे फटाफट सवाल लगते चले जावें। ठीक है साहब। अब हम लोगों ने देखा था K max इक्वल टू हाफ mv max स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डिपेंड कर रही थी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, तो EV0 के बराबर आप लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा के उसको रोकते थे आप। तो ये EV0 इक्वल टू h न्यू माइनस W0 हो गया। तो V0 लिखा जाए तो E से डिवाइड मार दीजिए, और इसको जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, उससे कंपेयर कर दीजिए। y देखिए V0 है, y एक्सिस ये होती है, इस तरफ V0 है, x की तरफ न्यू है तो x की तरफ देखिए न्यू है। आप कंपैरिजन कर दीजिए, ये mx में स्लोप आ जाएगा, m होता है स्लोप, दिस इज द m जो कि tan थीटा के बराबर है। m बराबर होता है tan थीटा के, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी h अपॉन E। तो प्लैंक्स कांस्टेंट अगर खोजना है तो एक्सपेरिमेंटली ऐसे खोज सकते हैं। दूसरी बात, C को कंपेयर किया तो C की वैल्यू देखिए यहां से क्या आ गई, -W0 अपॉन E। जो बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में जानते हैं, मैथ्स वाले तो तुरंत समझ गए होंगे, वो जान रहे हैं C यही होता है, ये हिस्सा जो y एक्सिस पे कट होता है, दिस इज द y इंटरसेप्ट। तो C की वैल्यू हो जाती है -W0 अपॉन E, और ये C की वैल्यू -W0 अपॉन E हो गई। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया, E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल लाइन, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है C बाई C इज इक्वल टू -W0 अपॉन E। तो W0 क्या हो गया, C इंटू E, माइनस छोड़ दो, साइन बता रहा है, तो C हो गया, इसको नाप लें ग्राफ का और E से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बायो वाले इन चक्कर में ना पड़े, उनको ध्यान कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है स्ट्रेट लाइन आपने ना पढ़ी हो। पढ़ी कहाँ है, नहीं पढ़ी है, लेकिन फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, तो थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं है नॉलेज तो भूल जाइए। इतना पकड़ के रखिए बायो वाले स्टूडेंट्स कि ये अगर न्यू और V0 में पढ़ रहा है तो ये पॉइंट होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, और ये पॉइंट होगा -W0 अपॉन E का। इतने से भी आपका बड़ा शानदार काम चल जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब आ जाते हैं मैटर के ऊपर। आइए तो बच्चों करते हैं आगे की बात। अब देखिए क्या था कि ये डी ब्रोगली लिखते हैं लेकिन डिब्रॉय पढ़ते हैं इसको, तो डिब्रॉय वेव्स। तो डिब्रॉय साहब जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये दो ही चीज से मिलकर बना है, रेडिएशन से या मैटर से। रेडिएशन मतलब वेव से, रेडिएशन एनर्जी, और मैटर मतलब मास से। अब जब इन्होंने, आइंस्टाइन ने बता दिया E इक्वल टू mc², तो इसका मतलब है एनर्जी और मास दोनों इक्विवेलेंट हो गए, दोनों में रिश्ता हो गया। तो इनका कहना था कि क्योंकि यूनिवर्स दोनों चीजों से बना है और सिमेट्री पसंद करता है नेचर, इसलिए अगर वेव के पास दो नेचर हैं, पार्टिकल नेचर भी वेव भी नेचर, दोनों, जैसे लाइट के पास है, एनर्जी के पास अगर दो नेचर है, रेडिएशन के पास अगर दो नेचर हैं, तो मैटर के पास भी दो नेचर होने चाहिए, मास के पास भी दो नेचर होने चाहिए, एक तो मास वाला और एक वेव नेचर। इसको लेके बड़े वो आश्वस्त थे कि ऐसा होगा ही होगा, और इसके बारे में इन्होंने थ्योरेटिकल अपने एस्पेक्ट्स दिए, थ्योरी दी, और बाद में एक्सपेरिमेंटली वो थ्योरी सच साबित हुई। उन्होंने जो बोला था वो पक्के विश्वास थे ऐसा ही होने वाला है, जो एक्सपेरिमेंटली बाद में वेरीफाई किया गया और सही पाया गया
खैर, उन्होंने क्या बताया ये समझिए अब आप मुद्दे की बात जो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। द वेव्स एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन आर कॉल्ड मैटर वेव्स और de Broglie waves and their wavelength is de Broglie wavelength। जो वेव्स पार्टिकल से कनेक्टेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं, जब वो पार्टिकल मोशन में होता है तो उसको हम बोलते हैं de Broglie waves। ध्यान रखिएगा ये जो वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ध्यान रखिएगा ये मैटर वेव्स होती हैं, अलग हैं ईएम वेव से। खैर, de Broglie ने वेव इक्वेशन भी जनरेट की कि भाई उसका वेवलेंथ कितना होगा, तो उन्होंने कहा कि लैम्डा की जो वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ई उनका कुछ और कैलकुलेशन था। जैसे de Broglie की वेव इक्वेशन कैसे आई, उन्होंने लिखा एक तो वाला कि E इज इक्वल टू एच न्यू जो फोटोन के पास होती है, साथ में E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इस बात को देखते हुए उन्होंने क्या चेंजेस किए, दोनों को इक्वेट कर दिया, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप जान ही रहे हैं न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा। न्यू को फ्रीक्वेंसी को हम जानते हैं सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा होता है, तो न्यू क्या हो जाएगा सी अपॉन लेमडा, तो इसकी जगह सी अपॉन लेमडा, ये रहा एम सी स्क्वायर। यहां पर देखिए एक सी एक दूसरे सी को मार देता है और लेमडा की जो वैल्यू आ जाती है वो एच अपॉन एम सी आ जाती है। देख पा रहे होंगे, यही देखिए यहां पर लिखी गई है। तो ये कहां से आई है, ये थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। E इज इक्वल टू एच न्यू जो फोटोन की एनर्जी होती है, पकड़ लीजिए, जो हमने सीखी थी उसकी एनर्जी, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से आइंस्टाइन ने जो बोली थी, और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी उन्होंने बोला था। दोनों इनको एसोसिएट कर दीजिए तो लेमडा की वैल्यू एच अपॉन एम सी निकल के आती है, और यहां यही इन्होंने बोला एच अपॉन एम सी विल बी द वेव लेंथ ऑफ द मैटर वेव्स। एच लिखा और एम सी एम इंटू वी है, तो इसको बोल दिया मोमेंटम। तो प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम इज नोन एज ए लेमडा। अब लेमडा को एच अपॉन पी या एच अपॉन एम वी कहा जाएगा, किसी मीडियम में अगर चल रहा है ये लेमडा होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इसमें क्या हो गया साहब, देखिए कि इट एक्सप्लेन्स द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एज इट कनेक्ट्स द वेव कैरेक्टरिस्टिक लेमडा। लेमडा किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वेव नेचर की, वेव की वेव लेंथ होती है, लेमडा तो वेव नेचर है, और साथ में मास इसके पास था ही। मोमेंटम किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मैटर का, जिसके पास मास होता है एम इंटू वी। अब ये जो वेव थी दोनों ही नेचर से कनेक्शन हो गया, लेमडा भी दिखा रही है, मोमेंटम भी दिखा रही है। यही बात लिखा है कि इट एक्सप्लेन्स द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एज इट कनेक्ट्स द वेव कैरेक्टरिस्टिक लेमडा विद पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक मोमेंटम। तो यहां भी ड्यूअल नेचर हो गया। बात मेरे ख्याल से आप पकड़ पा रहे होंगे, ड्यूअल नेचर हो गया कि नहीं हो गया, कि एक मैटर के पास मोमेंटम भी है, एक मैटर के पास लेमडा भी है। खैर, आगे की बातचीत देखते हैं। अब इन्होंने कुछ बातें और बताई, जो इक्वेशन थी कि यहां से देखिए साफ तौर पे लेमडा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन पी की, यही बात लिखी थी पहली बात। दूसरी, अगर वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी तो लेमडा हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। वेलोसिटी जीरो कहां, यहां वेलोसिटी था, अगर ये वेलोसिटी हम जीरो कर दें तो लेमडा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये बात जो लिखी हुई है देखिए, और वेवलेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगर रुक जाएगी तो वेव कैरेक्टरिस्टिक देखना मुश्किल होगा। तीसरी, टू बी एसोसिएटेड विद ए de Broglie वेव ए पार्टिकल नीड नॉट हैव ए चार्ज। पार्टिकल के पास चार्ज होने की आवश्यकता नहीं है, मास होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई de Broglie वेव्स आर आल्सो नोन एज ए मैटर वेव्स। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, de Broglie वेव कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली एसोसिएटेड विथ एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स। आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ईएम एक्सीलरेटेड चार्ज से बनती हैं, और चार्ज होना de Broglie वेव्स के लिए जरूरी नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो ये ईएम वेव्स नहीं होती, ये मैटर वेव्स होती, इतनी बात पकड़ में आनी चाहिए। कुछ और, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये जगह जगह इस्तेमाल होगी, इसको हम लोग समझ भी लेते हैं। ये पहला वाला पार्ट हम लोग प्रूफ कर चुके थे, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। रही बात ये कैसे आता है वो समझ लेते हैं। के फॉर काइनेटिक एनर्जी, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी को मैं यहां पर के लिख रहा हूं। अब आप काइनेटिक एनर्जी को जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अगर मैं इसके ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये m² v² अपॉन m लिखा जा सकता है इसे। अब ये
मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो ऊपर जो वैल्यू है k इज इक्वल टू ये k, ऊपर जो लिखी है 2m, यहां इसको लिख सकते हो p स्क्वायर, ये 1 लिखा हुआ है, p mv होता है, m स्क्वायर v स्क्वायर, तो p स्क्वायर अपॉन 2m लिखा जा सकता है। यहां से अगर हम वैल्यू ये समझ गए यहां से कि k की वैल्यू होगी साहब p स्क्वायर अपॉन 2m, तो पहला जो पार्ट है p की जगह, तो यहां p कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 2mk, तो ये देखिए एक रिलेशनशिप निकली, इस रिलेशनशिप को यहां पुट कर दिया हमने, तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया, सारे स्टेप हैं ये आपको पकड़ में आने चाहिए। तो ये चीज, ये दोनों बातें, तीनों बातें समझ में आ गई। अब ये अगले स्टेप की बात करते हैं। हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती थी, काइनेटिक एनर्जी, उसको हम किसके बराबर लिखते हैं, p स्क्वायर अपॉन 2m, और इसी में काइनेटिक एनर्जी को E इंटू वी भी लिखते हैं। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी, या जो आपने E इंटू वी कहा है ये उसकी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इस हिसाब से अगर मैं बात यहां पे समझने की कोशिश करूं, तो यहां पर आप इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2mk लिखा हुआ है ना, तो वहां पर वैल्यू डाली जा सकती है p की जगह अंडर रूट 2me, यहां p निकालिए तो p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा 2mev रूट में, इन दोनों से, और ये वैल्यू देखिए p की जगह ये मेंशन कर दी। तो ये फॉर्मूला भी हमारे काम का फॉर्मूला, ये जो v है यहां पर, ये पोटेंशियल है, वेलोसिटी ना समझ लेना, दिस इज पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसके बाद यहां पर देखिए, इसमें h की वैल्यू, m की वैल्यू, e की वैल्यू, 2 की वैल्यू डाल दी, वो डाल के सॉल्व किया, तो ये वैल्यू आ जाती है 12.3 अपॉन रूट वी, ये भी पोटेंशियल है एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू आपका फॉर्मूला बन जाता है। एक्सपेरिमेंटली इस चीज को बाद में वेरीफाई किया गया, जर्मन डेविडसन का जो एक्सपेरिमेंट था वो वेरिफिकेशन ही वाला था, वो इसी के बाद करीब आता है और बात वहां से बन जाती है। और भी चीजें जो देखी गई वो सब इनके फेवर में आई, मतलब जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था वैसी बात बन गई। तो यहां से ये साबित हो गया साहब कि हमारी जो पार्टिकल है, मास है, वो जब मूवमेंट में होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, छोटे लेवल्स पर, तो उससे मैटर वेव्स एसोसिएट हो जाती है, यानी लैम्डा होता है उसका, तो मास भी है, लैम्डा भी है, डुअल नेचर हो गया मैटर के पास, और रेडिएशन के पास तो